तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन में 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जिसमें हम लोग जो भी रॉ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलता है, चाहे वो नेचर से मिलता हो चाहे वो लेबोरेटरी में बनता हो, तो उसमें जो होता है उसमें हम लोग प्यूरिफिकेशंस की बात करते हैं, उसमें हम लोग क्वांटिटेटिव की बात करते हैं और उसमें हम लोग क्वालिटेटिव की बात करते हैं। तो अब हम लोग क्वांटिटेटिव वाले एनालिसिस में हम कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट जो भी एलिमेंट्स हैं उनका अमाउंट हम लोग इन मेथड के थ्रू प्रिडिक्ट करेंगे, यानी एस्टिमेट करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के अमाउंट को एस्टिमेट करने के लिए दुमाज मेथड एंड जिल्दाह मेथड की बात की। अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मान लीजिए हैलोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, तो इनके अमाउंट को हम लोग एस्टिमेट करने के लिए एक दूसरे प्रिंसिपल्स मेथड की हम लोग बात करते हैं, और वो प्रिंसिपल या मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कैरियस मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम लोग कैरियस मेथड के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा, ठीक है, और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि एक्सप्लेन व्हाट कैरियस मेथड। तो ये जो क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ये क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है ये। तो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप अगर आता है तो इसके लिए जो मार्क्स हम लोग देखेंगे वो मार्क्स रहेगा 5 मार्क्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम ड्राफ्ट करते हैं कि अगर आप की जाए, ठीक है, अगर आपको क्या की जाए, कैरियस मेथड की बात की जाए, तो हम लोग इसमें इसको किस तरह से ड्राफ्टिंग करेंगे, मतलब इसमें हम लोग एक कंडीशंस क्रिएट करते हैं कि हमें किस तरीके से इस क्वेश्चंस को लिखना है। तो सबसे पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर इसको आपको आंसर करना है तो इसके आंसर के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट तो आपको यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, आपको इसका इंट्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले कैरियस मेथड के बारे में लिखेंगे कि क्या इसके बारे में लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि भाई ये कहाँ यूज होता है, किस तरीके के एलिमेंट को ये क्या करता है, एस्टिमेट करता है। दूसरा जो हमारा पार्ट रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है और होने के दौरान इसमें किस तरीके का चेंजेज हो रहा है, किस तरीके के रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और थर्ड पॉइंट में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन में हम लोग जनरली यहाँ पे किसकी बात करेंगे, तो हम लोग परसेंटेज में बात करेंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उसका परसेंटेज हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इस 3 हेडिंग में हम लोग इस क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका इंट्रो करना है। तो इंट्रो करते वक्त आपको ये बात को ध्यान रखना है कि आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि दिस मेथड इज यूज टू एस्टिमेट हैलोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर लिख सकते हैं, यानी दिस मेथड इज यूज टू एस्टिमेट हैलोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ठीक है। तो एंड सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी। तो आपके पास ये बातें समझ में आ गई अपने को कि कैरियस मेथड जो है ये कहाँ पे किसके लिए यूज किया जाता है। तो हमने देख लिया कि कैरियस मेथड जो है ये एस्टिमेशन हम लोग करते हैं इसके हैलोजन का, और किसका जी, फॉस्फोरस का, और किसका जी, सल्फर का। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, तो हम जिस मेथड से इनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं कैरियस मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये एक इंट्रो दे दिया, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 करके सारे बातों को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हैलोजन कैसे हम लोग यहाँ पे, हैलोजन का किस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैलोजन, ठीक है। आपके पास आ गया हैलोजन्स, ठीक है। हैलोजन के जो अमाउंट है उसको हम लोग किस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे, अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक नोन अमाउंट ऑफ क्या लेना पड़ेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना पड़ेगा। ये बात हमेशा आप याद रखिए। तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा कैरियस मेथड में और नोन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन होना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन
ठीक है, इज हीटेड इन अ फर्नेस, इज हीटेड इन अ फर्नेस, ठीक है। तो एक फर्नेस में हम लोग उसको हीट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग किसके साथ इसको हीट करते हैं, विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड in the presence of silver nitrate, in the presence of silver nitrate, in the presence of silver nitrate, ठीक है, इन द presence ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को आप लिख सकते हो AgNO3, क्या लिख सकते हो, AgNO3। नाइट्रिक एसिड को आप लिख सकते हो HNO3, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे एक हम लोग ग्लास ट्यूब लेते हैं, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब का नाम जो होता है कैरियस होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको, आप अगर चाहो तो आप इसको ऐसे डेफिनेशन, एक थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उसके थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक ग्लास ट्यूब है, ये क्या है जी, दिस इज अ ग्लास ट्यूब, ठीक है। ये आपके पास एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है। अब इस ग्लास ट्यूब का जो नाम होता है, वो आपका जो नाम होता है, दिस इज कॉल्ड कैरियस ट्यूब, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका नाम जो है, दिस इज, ये एक ग्लास ट्यूब है, ये क्या है, दिस इज ए ग्लास ट्यूब, और इस ग्लास ट्यूब का जो नाम है, वो आपका जो नाम है, डेट इज कैरियस ट्यूब, कैरियस ट्यूब, ठीक है। तो ये कैरियस ट्यूब है, ठीक है। अब आपको इसी के अंदर क्या करना है कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, ठीक है। तो हमने मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है जी, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखिएगा यहाँ पे कि ये जो आपका सब्सटेंस है, ये वाला, ये आपका है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर मिलाना है, देखिए इसके अंदर आपको मिलाना है क्या, एक तो नाइट्रिक एसिड मिलाना है, फ्यूमिंग, और प्लस आपको इसमें मिलाना है, दैट इज AgNO3, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे मिलाइएगा, तो अब यहाँ रिएक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा, उस रिएक्शंस में आपको जो हैलोजन एटम प्रेजेंट है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिल्वर हैलाइड में, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है यहाँ पे आपको करना है कि जो आपका हार्ड ग्लास है, ठीक है, ये पॉइंट अपने को समझ, उसको हम लोग कैरियस ट्यूब बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हैलोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर हैलाइड। अब हम जो भी सॉल्यूशन मिला, विच इज फिल्टर्ड, वाश्ड, ड्राइड एंड वेट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि देखिए आपके पास द ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी कार्बन एंड हाइड्रोजन है, द कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, ठीक है, यानी आपने जो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ठीक है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, HNO3 के साथ करा दिया, और आपने किसके साथ करा दिया, AgNO3 के साथ करा दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिला होगा, तो यहाँ से आपको CO2 मिला होगा, यहाँ से आपको H2O मिला होगा, यहाँ से आपको क्या मिला होगा, AgI, आपको AgX मिला होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन के भी कंपाउंड आपको मिला होगा, लेकिन हमको अब सिर्फ यहाँ पे किससे लेना देना है, हमको यहाँ पे AgX से हमको अब लेना देना है। तो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने कैलकुलेटिव पार्ट पे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, जो भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपके पास एक अमाउंट होगा, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ पे आगे बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका कितना रहेगा, m ग्राम हम मान लेते हैं, दिस इज m ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सिल्वर हैलाइड जो फॉर्म्ड हो रहा है, उसको भी एज्यूम कर लीजिए, मास ऑफ AgX फॉर्म्ड, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कितना मान लेते हैं, दिस इज m1 ग्राम, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ठीक है,
अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए, अगर मैं AgX के बारे में लिखूँ तो अगर आप AgX की बात करते हैं तो इस AgX में कितना हैलोजन के एटम होंगे, एक हैलोजन के एटम होंगे। तो अगर आप AgX का मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, ठीक है, तो जब आप इसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि इतने मॉलिक्यूलर मास में जो भी यहाँ हैलोजन है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, अमाउंट होगा। तो आप उस अमाउंट को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ज्यूम कर लेता हूँ कि मान लीजिए कि इसका कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर मास होगा, तो इस मॉलिक्यूलर मास में कितना ग्राम होगा, एक एटम का हम लोग ग्राम एटॉमिक मास लिख लेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा क्या, मास ऑफ हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ हैलोजन इन m1 ग्राम क्या, AgX, ठीक है। इस बात को समझिए कि मान लीजिए कि इसका कुछ ना कुछ मास होगा, जैसे सिल्वर का होता है 108 प्लस ये x होगा, और इसका भी कुछ मास होगा, ठीक है, जिसमें तो अगर एक पे निकालिएगा तो इसका वैल्यू कुछ आएगा। उसी तरीके से इसका मास हमने m1 ग्राम लिया है, ठीक है, तो m1 ग्राम पे जब आप निकालोगे तो क्या होगा, तो इसको मैं x/108 प्लस x लिख दूँ, तो m1 ग्राम पे अगर निकालोगे तो m1 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे, आपको लिखना पड़ेगा एटॉमिक मास ऑफ x इंटू m1, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX, ठीक है, और ये इतना आपका ग्राम हो गया, ठीक है, ये इतना मिलेगा। तो परसेंटेज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, परसेंटेज ऑफ हैलोजन निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ हैलोजन निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और इसी में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, तो एक तो हम लोग ऐड कर देंगे किसके बारे में, तो एक हम लोग ऐड करेंगे नीचे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से क्या मिल गया, परसेंटेज मिल गया। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो हमारा है कि अगर आपको सल्फर के बारे में बोला जाए, ठीक है, तो सल्फर के बारे में आप किस तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं, किसके द्वारा, कैरियस मेथड के द्वारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग कैरियस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो सल्फर इज एस्टिमेटेड, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सल्फर इज एस्टिमेटेड using a slight modification, using a slight modification in कैरियस मेथड, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे अपने को लिखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करेंगे कैरियस ट्यूब में। तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा known mass of the organic compound is heated in a carrier tube with fuming नाइट्रिक एसिड, आप लिख सकते हो, या सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2O2, है ना। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि जो सल्फर होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो ऑक्सीडाइज करके क्या देगा, वो आपको सल्फ्यूरिक एसिड देगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे, ठीक है, तो इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, या तो आप HNO3 ले लो, या आप यहाँ पे सोडियम पेरोक्साइड ले लो। वैसे केस में यहाँ से आपको मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें हम लोग बेरियम, ठीक है, क्लोराइड को ऐड करेंगे एक्सेस अमाउंट में, ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है, इसमें एक्सेस अमाउंट में क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड लेना है एक्सेस। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा। तो इतना पॉइंट आपको इस तरीके से क्या करना है, लिख देना। अब यहाँ पे हम लोग इसको फिल्टर करते हैं और ये
फिल्टर करके हम लोग सॉल्यूशन को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करके हम लोग इसको क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं, और फिर हम लोग इसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए अब कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका कैलकुलेशन। अब देखिए कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा क्या, कि जो मास है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं ओसी लिख रहा हूँ, वो हमारा कितना है जी, एम ग्राम है। ठीक है, बेरियम सल्फेट का मास कितना है यहाँ पे, मास ऑफ बेरियम सल्फेट ये आपका है m1 ग्राम। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास 1 मोल अगर बेरियम सल्फेट है, देखिए बेरियम सल्फेट का अगर मैं मास निकालूं, मॉलिक्यूलर मास, तो ये होता है 2333 इतना ग्राम। अब बताइए अगर इतना बेरियम सल्फेट है तो इसमें 32 ग्राम सल्फर है कि नहीं है, हाँ है ना, इसमें 32 ग्राम सल्फर है। ठीक है, तो अब आप इसका क्या करिएगा, परसेंटेज यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर 1 ग्राम में इसका वैल्यू निकालिए, तो आप 32 डिवाइडेड बाई कितना कर दीजिएगा, 233 ग्राम लिखिएगा। और इसका मास में m1 में पूछूं कि कितना मास हो जाएगा, तो 32 इंटू यहाँ पे क्या लिखिएगा, m1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखिएगा, 233। ठीक है, तो इतना ग्राम आपका सल्फर आपको मिल गया। ठीक है, तो अब यही लिख देंगे कि एम ग्राम में कितना है जी, इतना है, तो 100 ग्राम में कितना होगा निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर परसेंटेज लिखूँ किसका, परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन BaSO4, ये BaSO4 नहीं होगा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंटेज देखिएगा तो आपके पास 32 आएगा, इंटू m1 आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाई 233 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 100, ये आपका। तो इस तरीके से कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये मास कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ से जान सकते हो कि सल्फर वही आया होगा जो किससे मिला होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिला। तो जब m ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान से सुनिएगा, जब m ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें हमने जो मास निकाला वो कितना निकाला, 32 इंटू m1 डिवाइडेड बाई 233, इतना ग्राम आपका सल्फर मिला। तो अगर मैं 1 ग्राम पे बात करूँ तो 1 ग्राम पे कितना होगा, 232 इंटू m1 ग्राम डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 233 इंटू m हो जाएगा। और यही मैं अगर बोलूँ कि आप 100 ग्राम पे लिखो, तो 100 ग्राम पे आप यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ गया 32 इंटू आपके पास क्या हो गया, m1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 233 इंटू m, और यहाँ पे आपका हो गया 100। तो यही फार्मूला को तो हमने यहाँ पे लिखा है, इसी को हमने यहाँ पे क्या किया है जी, लिख दिया। तो इस तरीके से परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लोगे। अब देखिए अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट क्या है, वो है फॉस्फोरस के बारे में। तो आप फॉस्फोरस को कैसे एस्टिमेट करेंगे, ये पॉइंट को अपने को यहाँ पे लिखना है। तो इसमें भी हम पहले थोड़ा इंट्रो लिखेंगे जी। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे कि द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड is also estimated using Carius method, using Carius method। ठीक है, तो ये आपका एक इंट्रो हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक नोन अमाउंट लेना है। ठीक है, तो वो पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, known amount, a known amount of organic compound containing phosphorus, compound containing phosphorus, ठीक है जी, heated with fuming is heated with fuming nitric acid in Carius tube, and the phosphorus present in the compound, in the organic compound लिखते हैं, in the organic compound gets converted into
फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO, H3PO, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको H3PO4 यहाँ पे लिखे, फॉस्फोरिक एसिड में आपको ये बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है, तो इस फॉस्फोरिक एसिड को हम लोग दो तरीके से प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो ये पॉइंट अब अपने को लिखना है कि द फॉस्फोरिक एसिड formed can be precipitated using two different reagent, ठीक है। यहाँ पे आप एक पॉइंट लिखना चाहते हैं तो एक रिएक्शन टाइप का आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप हीट कर रहे हैं HNO3 के साथ, तो यहाँ से आपको मिल गया फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब जो आपको फॉस्फोरिक एसिड मिला है, इस फॉस्फोरिक एसिड को हम लोग अलग अलग तरीके से करेंगे। पहला जो कंडीशंस है, पहले कंडीशंस में जो आपके पास H3PO4 है, ठीक है, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ, यहाँ पे हम लोग ट्रीट करते हैं MgCl2, फिर हम लेते हैं मिक्सचर NH4Cl, और हम लोग यहीं पे यूज करते हैं अमोनिया को। इसके साथ जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है, और ये कंपाउंड होता है Mg2P2O7। इसका एक प्रेसिपिटेट अपने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड आपको बन जाता है, और जब ये कंपाउंड आपको मिल जाता है, इसको मैग्नीशियम आपको यहाँ पे इसको हम लोग नाम दे देंगे, ये प्रेसिपिटेट होता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो याद रखिए इस कंपाउंड का नाम क्या है, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, ठीक है जी, पायरोफॉस्फेट आपको यहाँ पे ये मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने को आना चाहिए। यहाँ से आपको पायरोफॉस्फेट फाइनली यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब इसको, इसका अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर है। दूसरा मेथड क्या बोलता है, यहाँ पे ये आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। सेकेंड वाले कंडीशंस में आपको क्या बोला जा रहा है उसकी बात हम करते हैं, यहीं लिख लेते हैं इसको हम। सेकेंड वाला जो है यहाँ पर बी पार्ट में देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपने यहाँ पे लिया उसको फिर हम लोग अमोनियम फॉस्फेट पॉलीबडेट में हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के साथ। तो देखिए आपके पास ये मिला Mg2P2O7, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ट्रीट करा देते हैं, ठीक है। दो कंडीशंस में, एक तो NH3 लेते हो, ठीक है, और एक अमोनियम क्या लेते हो, मॉलिब्डेट लेते हो। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास को M1 ले लिया। अब मास ऑफ Mg2PO7 को हमने M1 ले लिया। अब देखिए इसका जो मास, मॉलिकुलर मास निकल रहा है वो हमारा 2 ग्राम में, तो इसमें फॉस्फोरस कितना है 64, तो हमने M1 पे निकाल लिया, तो ये मास निकल गया। तो मास हमने यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास M है, तो इसमें हमारा ये इतना फॉस्फोरस निकला, तो 100 ग्राम में निकाल लेंगे तो हमारा इस तरीके से क्या निकल जाएगा जी, परसेंटेज आपको कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो ये तो आपने इसमें निकाला, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको परसेंटेज निकालना हो किस में, अगर आपको निकालना हो परसेंटेज, पहले आपको मास निकालना हो किस में, ठीक है, दूसरे पेज लेते हैं हम लोग। अगर आपको मास निकालना होगा अमोनियम वाले में, तो यहाँ पे देखिएगा अमाउंट, एक और लिख लेते हैं, अगर मैं लिखूँ अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस इन M1 ग्राम ऑफ NH4 होल ट्वाइस PO4.12MoO3, तो यहाँ से आपका वैल्यू निकलेगा 31 × M1, और इसका मॉलिकुलर मास देखना पड़ेगा। देखिए इसका मॉलिकुलर मास है 1887। अब इस पॉइंट को समझते हैं शायद आपको। देखिए इसका हमने मॉलिकुलर मास निकाला, तो इसका मॉलिकुलर मास निकाला 188, ऐसा लिखें 1877 है, 1877, यहाँ भी करेक्ट करें इसको। दिस इज 1877
1877। तो बताओ 1877 ग्राम जब पूरा कंपाउंड है उसमें सल्फर कितना है, 31 ग्राम है, तो एक पे कितना होगा, तो 31 डिवाइडेड बाई 1877 हो जाएगा। तो M1 ग्राम पे कितना होगा, तो वही यहाँ पे हमने M1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वैल्यू आपका आ गया। अब आपको इसका परसेंटेज निकालना, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस अगर आपसे पूछा जाए, फॉस्फोरस तो परसेंटेज ऑफ आपको क्या पूछा जाए, फॉस्फोरस पूछा जाए, तो इसके टर्म में कैसे दोगे, 31 इंटू आप लिखोगे M1 इंटू लिखोगे 100 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 1877 इंटू M। तो ये आपका परसेंटेज निकल गया। तो इस तरीके से आप कैरियस मेथड से सल्फर, फॉस्फोरस और किसका जी, हैलोजन का एस्टिमेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।